ये एरर्स और एरर्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी भी कोई भी वैल्यू होती है यानी मान होता है उस पे कितना एरर आता है। जैसे हम किसी भी वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं यानी नापते हैं, जैसे हम किसी स्केल से किसी मान को नापते हैं तो बहुत सारी अशुद्धियां मिल जाती हैं, बहुत सारे अशुद्धियों को हम देखते हैं और बार बार वो रिजल्ट गड़बड़ होता है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू एनजीआर फिजिक्स क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। आज पूरे जोश से हम स्टार्ट कर रहे हैं एरर्स। एरर्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि यानी किसी भी वैल्यू का यानी कोई भी मान होता है उसका परिशुद्ध यानी यथार्थ कितना सही है और वो कितना शुद्ध है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यानी यथार्थ ओके, यथार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कितना एक्यूरेसी है उसकी, यानी एक्यूरेसी कितनी होती है, एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इतना सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि उसकी एक्यूरेसी कैसे हम निकाल पाते हैं किसी भी वैल्यू की। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक प्रायोगिक मान है, क्या है, कोई एक प्रायोगिक मान है, यानी कोई मान लीजिए मापित मान है, यानी कोई मापा गया है, ठीक है ना। प्रायोगिक मान यानी मापित मान, उसको क्या बोलेंगे, मापित मान, मीजरेबल मापित मान या प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान समझिएगा मेरे बच्चे ठीक से, दो वैल्यू होती है, यानी प्रायोगिक मान और या कह सकते हैं मापित यानी म्यूजरेबल वैल्यू। म्यूजरेबल वैल्यू होती है और कोई म्यूजरेबल वैल्यू हो गई, मान लीजिए उसका क्या हुआ, वास्तविक मान। वास्तविक मान यानी रियल वैल्यू, जो रियल वैल्यू होती है, यहां हमने क्या बोला, जो मापा गया मान है उसकी जो रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है, उसके अत्यंत निकट होता है। क्या होता है, उसके अत्यंत निकट होता है। अगर उसके यानी समझिए फिर से, यदि मापित मान या प्रायोगिक मान वास्तविक मान के क्या हो, निकट हो, क्या हो, निकट हो, तब वह क्या माना जाएगा, तब वह क्या माना जाएगा, तब वह माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, तब वह यथार्थ माना जाएगा। क्या माना जाएगा, यथार्थ। समझिए फिर से, यदि कोई मापित मान या प्रायोगिक मान वास्तविक मान के किसके हैं, निकट है, पास में है। अभी बताऊं एग्जाम्पल कैसे है। कोई मापित मान या प्रायोगिक मान वास्तविक मान के क्या है, निकट है, तब हम उसको बोलेंगे यथार्थ। सपोज दैट कोई एक वास्तविक वैल्यू है, मान लीजिए कोई एक गोले का व्यास है, ओके, गोले का व्यास मैंने मेजरमेंट किया, वो कितना मेजरमेंट किया, मान लीजिए डायमीटर जो था उसका 6.35 एंड इस प्रकार से कह सकते हैं इसको हम 1.635 ऐसे लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों। सेंटीमीटर है, कितना है इसका मेजरमेंट, यानी जो डायमीटर है इस गोले का व्यास, यानी कि जो वैल्यू आई है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, वास्तविक मान है, यानी मैंने उसको मेजरमेंट किया है। क्या किया है, मेजरमेंट किया है। क्या किया है, मेजरमेंट किया है। अब हम मान लेते हैं एक यंत्र लेते हैं ए, क्या लेते हैं, एक यंत्र ए लेते हैं जिसका अल्पतमांक कितना है, 0.01 ऐसा है। एक हम क्या लिया, स्केल लिया, वास्तविक मान मैंने क्या माना है, 1.635 इसकी लंबाई है, ठीक है। अब क्या किया, मैंने एक यंत्र लिया ए जिसका अल्पतमांक, लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक समझिए, कोशिश करिएगा, जिसका अल्पतमांक कितना मेरे प्यारे बच्चों, 0.1 है। अब इससे मैंने क्या मेजरमेंट किया, इसी वैल्यू को, यानी जिस यंत्र ए से उसको नापा और पाया कि इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू आया है मेरे प्यारे बच्चों 1.62।
इतना मिला। मतलब जो यंत्र ए है, मान लीजिए यंत्र कोई स्केल है, यंत्र ए से मैंने इस मान को मापने के लिए इसमें रखा और पाया कितना 1.62, या वर्नियर स्केल पड़ जाए या स्क्रू गेज कुछ भी है जिसका अलपत मान कितना हम लेते हैं। जैसे हमने वर्नियर स्केल है हमारे पास है, तो उसका जो किसी भी गोले का व्यास निकालने के लिए जिसका अलपत मान कितना होता है 0.1 या 0.01 होता है। और देखा मैंने कि उसका जो डायमीटर है यानी व्यास है कितना मिला 1.62। अब इसी प्रकार एक और यंत्र बी ले लेते हैं, यंत्र बी ले लेते हैं जिसका अलपत मान लीजिए 0.01 है। कितना है? जिसका अलपत मान क्या है 0.01 है, जिससे हम बी वाले से इसी व्यास को नापते हैं, इसी व्यास को यहां पर रखते हैं, देखते हैं उसका जो वैल्यू आता है 1.591 आता है। कितना आता है? 1.591 सेंटीमीटर आता है। इतना आप देखिए दोनों चीजों में देखिए मजा आ जाएगा। आप ये देखिए 1.62 हमने यथार्थ की बात कर रहे हैं, समझ रहे ना। फिर अभी हमने यथार्थ के बाद शुद्धता की बात करेंगे। तो यहां देखिए 1 कितना है 1.62 क्या इस वास्तविक मान के पास में है कि नहीं? देखिए 1.6 फिर 2 आ गया, इसका मतलब इसके पास में है। अब यहां देखिए 1.591 इससे थोड़ा सा दूर है, समझिएगा 591 फिर इसके बाद 6 आएगा, मतलब थोड़ा सा ये दूर है बी वाला, जिसका अलपता मान ज्यादा है यानी कम है 0.001। उसकी देखिए इतना आया, ये मेजरेबल यानी प्रायोगिक मान ये आया और ये आया। तो आप ये कहेंगे कि यंत्र ए से जो मापा गया है यानी प्रायोगिक मान या मापित मान क्या है, ए वाला ज्यादा यथार्थ है। क्या है? ज्यादा यथार्थ है, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी है। दूसरी बात समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात समझते हैं इसी में यथार्थ के आगे परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता क्या है यानी प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन क्या है वो बात करेंगे। परिशुद्धता समझिए फिर से एक बार, कोई मापित मान या प्रायोगिक मान जो क्या हो वास्तविक मान के क्या हो निकट हो, उसको हम कहते हैं यथार्थ। समझिए यथार्थ, अभी मैंने ये देखिए ये वास्तविक मान के पास है कि नहीं है, इसलिए इसको मैंने बोला कि ये यथार्थ है। अब यहां आते हैं, लेकिन आप इसी बात पे आइए कि 5, अब ये दशमलव के 2 अंकों की बात था, दशमलव के 3 अंकों तक है। ये देखिए ये जो वैल्यू है अधिक शुद्ध है। क्या है? मतलब 1.591 जो है यानी 1.59 ये क्या है? अधिक शुद्ध है मेरे बच्चों। मतलब जितना ज्यादा पास में वैल्यू होगा दशमलव के बाद जितनी कई बार मतलब 1.5923 इस प्रकार से कोई वैल्यू है, जितने अंकों तक जाएगी ना वो उतनी ही शुद्ध होगी, यानी उतना ही अच्छा उसका परिमाण मिलेगा। तो अलग बात यानी ये जो वैल्यू है ये वास्तविक मान के पास में है तो यह यथार्थ है, लेकिन जिसका अल्पतमांक क्या है 0.001 है, उसकी वैल्यू जो होता है ना उस यंत्र का जो मान होगा वो अधिक क्या होगा? अधिक परिशुद्ध होगा यानी शुद्ध होगा। ये देखिए 5.95, इसके बाद 5.95 के बाद 1 क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा, 1.93 हो जाएगा। इस प्रकार से जाते जाते हमें ये 5 ये कितना हो जाएगा 99, यानी यहाँ पास 99 5.99 के बाद डैश यहाँ पास करते हैं और 1.6 आ जाएगा। ये देखिए कितने पॉइंटों के बाद, यानी समझिए कि दशमलव कितने अंकों के प्योरिसिटी यही बात समझ में आती है, यानी प्रिसीजन इसका इसी में समझ में आता है कि किसके पास कितना शुद्ध है। तो बच्चे ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं
है ना। स्टार्ट करते हैं परिभाषा। मैं एक इस चीज को बिल्कुल मक्खन कर दूंगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैंने क्या बताया, है ना। उस चीज को लिखिए, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमने तुलना कर ली प्रायोगिक मान या मापित मान की हमने तुलना करी, तो यहां लिखेंगे यथार्थता, इसकी परिभाषा लिखेंगे। कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि के मापित मान, किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान, क्या लिखेंगे, प्रायोगिक मान यानी या मापित मान तथा वास्तविक मान, इसी को कहते हैं सैद्धांतिक वैल्यू, सैद्धांतिक मान की तुलना करती है। क्या कर जाती है, सैद्धांतिक मान की निकटता होने पर प्रेक्षक को जो ऑब्जर्वेशन मिलता है, निकटता होने पर प्रेक्षण को यथार्थ माना जाता है मेरे बच्चों, इस प्रकार से। अब हम परिशुद्धता क्या है, परिशुद्धता यानी इसकी परिभाषा लिखेंगे। प्योरिसिटी मैंने बता दिया है आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है ना। तो किसी भी मापन की परिशुद्धता अधिक कब होती है वो समझेंगे। क्या होती है, समझिए कि जिसका अल्पतमांक कम होगा, जिसका अल्पतमांक कम होगा वह अधिक परिशुद्ध होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि 0.01 आया है ना, तो वो नहीं है, बट 0.00 ये कम है ना, यानी दशमलव के बाद 0 और 1 लगा है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए इसकी परिशुद्धता ज्यादा होगी इस वाले यंत्र की, है ना। और परिभाषा लिख लीजिए इसका, मतलब अथवा जो मापित मान है और प्रायोगिक मान है, मापित मान तथा प्रायोगिक, ये वाला मापित मान तथा प्रायोगिक मान अथवा लिख लीजिएगा, अथवा मापित मान अथवा प्रायोगिक मान और वास्तविक मान की तुलना करना है। यहाँ पर तुलना क्या करना है कि किसका अल्पतमांक कम है और किसका अल्पतमांक ज्यादा है। जिसका अल्पतमांक कम होगा वो अधिक परिशुद्ध होगा। यह ध्यान दिमाग में बैठा करके आपको, दिल दिमाग को खोपड़ी में बैठा के रखिएगा, बस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे यथार्थ त्रुटियां। इसको आप लोग लिख लीजिएगा विधिवत तरीके से। बात करेंगे त्रुटियों के बारे में। सबसे पहले
जो त्रुटियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरर्स में, एक टेबल बनाएंगे, फिर इसके बाद और लिखेंगे, मजा आ जाएगा। एरर्स यानी त्रुटियां पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसको बढ़िया विधिवत तरीके से टेबल बना दीजिएगा और टेबल में सब मजा आ जाएगा कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पास इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में मेरे प्यारे बच्चे बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं और उसी को हम लिखेंगे 3 भागों में। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रमबद्ध त्रुटि। मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे? क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या पढ़ेंगे? क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरा हो गया यादृच्छिक त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां। और तीसरा हो गया सकल त्रुटियां। ये समझेंगे सकल त्रुटियां। इसको मैं विधिवत रूप से लिखवा भी दूंगा नोट्स में आपको, आप लोग नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमैटिक, यानी फिर रैंडम एरर, फिर तीसरा है ग्रॉस एरर। इसको हम ऐसे लिख लेंगे सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स और तीसरा हमारा ग्रॉस एरर्स। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हम इसको लिखेंगे ग्रॉस एरर्स, यहाँ एस है लास्ट में, है ना। अब ये 3 पार्टों में इनको बांट दिया गया। 3 पार्टों बांटने के बाद ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती है ना, ये भी कई प्रकार की होती है, यानी 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? इनको हम और डिटेल से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 4 प्रकार की होती है, इनको हम पढ़ेंगे बढ़िया से। ये 4 प्रकार की हो गई। इनको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल यानी यांत्रिक त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि यानी इसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। फिर इसके बाद इसको हम यांत्रिक नहीं यंत्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंत्रीय। मेरे प्यारे बच्चों, यंत्रीय एरर। इसके बाद बाह्य त्रुटि, बाहरी जो बाहर से आती है बाह्य त्रुटि। फिर तीसरा हो गया अपूर्णता त्रुटि, बिल्कुल आज बिल्कुल मक्खन कर देंगे इसको। फिर इसके बाद व्यक्तिगत त्रुटि एरर, ये पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एरर्स। फिर अपूर्णता का मतलब होता है यानी इम्परफेक्शन एरर। इसको कैसे लिखेंगे देखेंगे। इम्परफेक्शन एरर। फिर ये जो व्यक्तिगत त्रुटि है, इसको हम मेरी पर्सनल जो त्रुटि होती है वो होती है पर्सनल त्रुटि, पर्सनल एरर। ये हो गया। अब ये जो त्रुटियां हैं इस प्रकार से, इनको और पार्ट में जो हमारी ये यांत्रिक त्रुटि है, इस यांत्रिक त्रुटि को हम 3 पार्ट में बांटते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 पार्ट में बांटते हैं इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे, वो देखेंगे। सबसे पहले होती है हमारी शून्यांग त्रुटि। क्या होती है? शून्यांग त्रुटि। ओके।
शून्याङ्क त्रुटि हो गया, यानी जीरो इरर। इसके बाद दूसरी है अल्पतमांक या अनुप्रमेय अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि, इसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट इरर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लीस्ट काउंट इरर। इसके बाद तीसरा है अचर त्रुटि। अचर त्रुटि इसका मतलब होता है, अचर त्रुटि में कांस्टेंट एरर। बच्चे इसको नोट्स में पहले टेबल लिख लीजिए सभी लोग। और इसके बाद हम अगली वीडियो में इन त्रुटियों को डिटेल से पढ़ेंगे, कौन सी त्रुटि क्या है, और उसको बढ़िया तरीके से बिल्कुल इसकी खोपड़ी में छेद करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।